देखिए, हमारे BSTC की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इंग्लिश की जो क्लास लूँगा उसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश से हम शुरू से ही भागते आए हैं। भाई, जब से सब्जेक्ट जुड़ा है तब से लेकर अब तक हमने कभी इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। हम एग्ज़ाम में सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जिसमें हम पास हो सकें। भाई, पैसेज में से आंसर निकालना सीख लेते हैं या फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भरना वो हम सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो आपको लगे कि यार ये कहाँ ज़रूरी है, या कुछ सालों में उनके क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आगे क्लासेस के अंदर बढ़ते जाएंगे तब आपको उन टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक है वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। मैं डायरेक्ट अगर आपको बीच में से शुरू करूंगा तो शायद जो टॉपिक पढ़ाऊँ वो आपको एकदम से पता ना चले। तो हमारे लिए बेसिक चीज़ें, कुछ शब्दावली है वो ध्यान में होनी चाहिए। तो हम जैसे समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई उसकी वर्णमाला होती है। वर्णमाला जिसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स, क्या करूं? तो देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास है, इन अल्फ़ाबेट्स में हमने कितने वर्ण यानी कितने लेटर्स पढ़े हुए हैं? 26 लेटर्स। हम सभी जानते हैं ए से लेकर A to Z। इन लेटर्स यानी वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारे पास होता है कॉन्सोनेंट, एक हमारे पास होता है वॉवेल। कॉन्सोनेंट जिन्हें हिंदी में व्यंजन कहते हैं, वॉवेल जिन्हें हिंदी में स्वर कहा जाता है। अब एक सामान्य सा प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा कि जो दो प्रकार के वर्ण यानी लेटर्स हैं, इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया, स्वरों और व्यंजनों में। तो हम किसी भी वर्ण को स्वर क्यों कहते हैं और दूसरे वर्णों को व्यंजन क्यों कहते हैं? टेक्निकल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? कौन से वर्ण स्वर वाली कैटेगरी यानी वोवेल वाली कैटेगरी में आएंगे और कौन से लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आएंगे? हम इंग्लिश को अगर एक तरफ रखें तो हिंदी की वर्णमाला से अगर चलें तो हिंदी की वर्णमाला में स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ए, ओ, औ, अंग, आहा, बीच में री से ऋषि है, ऊ के बाद में। सही है? तो देखिए, कुल मिलाकर बात क्या हुई? पहली कक्षा की चीज में भी हम अटके हुए हैं कहीं ना कहीं। तो और ये मेरी विदेशी भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी हिंदी भाषा की बात हम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, अ से अह तक स्वर हैं और क से ज्ञ तक क्या है? व्यंजन। हिंदी में अगर हम चलें तो व्यंजन कहां से कहां तक है? क से ज्ञ। और स्वर कौन से हैं? अ से अह। ये आगे काम आएंगे, कहां काम आएंगे वो हम टॉपिक वाइज देखेंगे। चलिए, अब एक सिंपल सा सवाल, स्वर किसे कहते हैं? कौन सा वर्ण स्वर कहलाता है? क्या? किसकी सहायता से? स्वयं की सहायता से। बढ़िया बात कही। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में किसी की सहायता न लगे, यानी वो अपने आप में परिपूर्ण है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा, वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है या स्वरों की मदद से
जो वर्ण बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हर व्यंजन में, हर कॉन्सोनेंट में एक स्वर इंक्लूड है हिंदी के अंदर। जैसे ये क है, तो क का जब हम टुकड़ा करेंगे तब ये बनेगा क प्लस अ। सही है? यानी अ सभी में मिला हुआ है। और स्वरों की हमें मात्राएं भी हमने पढ़ी है। अ की मात्रा तो नहीं होती, लेकिन आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब हम हिंदी में पढ़ चुके हैं। ये तो वही सीधी बात। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनको स्वतंत्र बोलते और इनको स्वतंत्र नहीं बोलते? भाई कैसे पता चला? स्वतंत्र बोलना और मदद की जरूरत पड़ती है, यानी व्यंजनों में अपने को सहायता चाहिए और स्वरों में अपने को सहायता नहीं चाहिए। पता कैसे चला? सहायता कब चाहिए? जब कहीं फंस जाते हैं तब चाहिए। चलो मैं इसकी एक सिंपल सी टेक्निक सिखाता हूं। वॉवेल साउंड जितना भी होता है उसको जब बोला जाता है, उसको जब प्रोनाउंस किया जाता है, वॉवेल साउंड बोलते समय हमारे मुंह से हवा जब पास होगी वो बिना कहीं टकराए सीधी निकल जाएगी। किसी भी मुंह के किसी भी हिस्से से घर्षण, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा। जैसे आप हिंदी में चलें, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। आपके होठों की पोजीशन, आकृति, आकार जरूर बदला, लेकिन हवा कहीं पर भी घर्षण के साथ नहीं गई। अब देखिए, जिन वर्णों को बोलने में हवा घर्षण करती है, हवा कहीं पर रगड़ खाती है, या मुंह का कोई हिस्सा वर्णों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न करता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? व्यंजन। इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे एक सिंपल सी लाइन देखिए दंतव्य व्यंजनों की। त, थ, द, ध, न। जीभ दांतों से टकरा रही है बार बार, यानी जब आप बोलने लगते हो दांत बीच में आ जाते हैं, जीभ गैप बनाती है, उसमें से हवा निकलती है। और सहायता किसकी लगती है? स्वरों की। इसी तरीके से आप बोलिए ओष्ठ व्यंजन, जो यानी होठों से बोले जाने वाले प, फ, ब, भ, म, सभी में क्या हुआ? होठ बंद हुए और झटके के साथ खुले, हवा झटके से बाहर आती है। इंग्लिश में भी इनको कहा जाता है प्लॉसिव साउंड्स, नेजल साउंड्स, अलग अलग प्रकार की ध्वनियों के आधार पर। हमें इतना डिटेल या इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें यह डिफरेंस पता होना चाहिए कि कुछ वर्णों को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं और कुछ वर्णों को वॉवेल क्यों कहते हैं। वॉवेल की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जब भी साउंड बिना कहीं से फ्रिक्शन के बाहर निकले तो वो सारे लेटर्स क्या आ जाएंगे? वॉवेल्स हो जाएंगे। और जब सारे के सारे जो साउंड्स हैं वो फ्रिक्शन यानी घर्षण के साथ बाहर निकलते हैं तो वे सारे के सारे क्या बन जाते हैं? व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास है 21 और वॉवेल के अंदर हमारे पास जो है वो है 5। ये हम लेटर्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर फोनेटिक सिंबल्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर साउंड सिस्टम की बात नहीं हो रही है। हिंदी की वर्णमाला की तरह इंग्लिश की वर्णमाला में भी वॉवेल साउंड की अगर बात की जाए तो वॉवेल साउंड वहाँ पर 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड 24 है। ये हम आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे तब उस टॉपिक के अंदर इसको डिटेल से देखेंगे। एक पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में वॉवेल साउंड जो है वो 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 है। यानी टोटल फोनेम्स, इन साउंड्स वाले वर्ड्स को फोनेम्स कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी हो गई? 44 यानी 44। एक बार नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नीचे नहीं, पास करो। चलो एक प्रश्न और पूछता हूं, वर्ण किसे कहते हैं? स्वर व्यंजन तो अलग गए, वर्ण किसे कहते हैं? कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, बताइए।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, लेटर्स में आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। नोट डाउन करें। कौन सा? ये वाला? ये बात मैं कह रहा था, जैसे हम वर्णमाला में पढ़ते हैं तब हमारे पास में हम लेटर्स को लिखने के तरीके सीख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के जो हम लेटर्स पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक, वो सारे लेटर्स सभी साउंड को नहीं बताते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, ये एक स्पेलिंग मैं लिख रहा हूं, क्या पढ़ते हैं इसे? वॉवल कौन सा लगा हुआ इसमें, यानी मात्रा क्या हो गई? आ की मात्रा। ये वर्ड क्या है? वॉवल क्या लगा हुआ है? मात्रा कौन सी बन गई? हो गई गड़बड़। इंग्लिश हमें पढ़ने में टफ क्यों लगती है? हम इंग्लिश पढ़ना क्यों नहीं सीख पाते? हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हिंदी में हर उच्चारण के लिए एक अलग से चिन्ह दिया हुआ है और हम उसी चिन्ह को पढ़ते हैं। क है, वो भली कबूतर में क होगा तब भी क ही रहेगा उसी तरीके से, और भली कंगाल में क लिखेंगे तब भी वही रहेगा, काले में क लिखेंगे तब भी वही रहेगा, करेले में क लिखेंगे तब भी वही रहेगा। लेकिन इंग्लिश में चेंज है, कैपिटल में सी है, काइट में के है, तो फिर गड़बड़।
अब इसको क्या पढ़े, ठीक है। वही सी किसी अन्य स्पेलिंग के अंदर कुछ और ही उच्चारण दे देता है, कहीं कहीं जगहों पर जाकर के साइलेंट हो जाता है। नाइफ स्पेलिंग क्या है, KNIFE, के साइलेंट, कनाइफ नहीं बोलते इसको, के लिखा हुआ है भले, नॉलेज में नहीं बोलते, निमोनिया में नहीं बोलते, पी साइलेंट है वहां पर, निमोनिया की स्पेलिंग पी से शुरू हो रही है। और बोलो आप नरिया, साइकोलॉजी में एस से शुरू, उच्चारण में एस है, स्पेलिंग लिखने में पी है। तो इंग्लिश के अंदर क्या है, हम लोग सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, प्राथमिक भाषा है, वहां पर इंग्लिश के साउंड सिंबल पढ़ाए जाते हैं, साउंड सिंबल उनको पढ़ाए जाते हैं। और साउंड सिंबल के अंदर वहां पर वो जैसे हम हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं वैसे वो इंग्लिश की वर्णमाला सीखते हैं, जिनको फोनिक साउंड कहा जाता है। फोनिक साउंड में फिर उनका डिफरेंस बताया जाएगा। फोनिक साउंड में उन्हें पता चलेगा फिर क के लिए एक ही सिंबल है वहां पर, फिर वहां पर फिर वो क ख ग सारे वर्ड्स हैं वहां पर जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। पहले 12th के सिलेबस में फोनेटिक्स करके एक टॉपिक आया करता था 2010-11 तक, 10-11 के बाद में वो टॉपिक ग्रामर से हटा दिया गया। 11-12 के 2 साल के सिलेबस में हम वो चीजें बच्चों को पढ़ाते थे, वर्ड आते थे, शब्द आता था, उसको फोनेटिक सिंबल में लिखना आपने। कई बार आपने डिक्शनरी अगर देखे, स्टैंडर्ड डिक्शनरीज जो होती हैं उसमें जैसे कोई वर्ड होता है, उसके वर्ड के पीछे ब्रैकेट में उसके सिंबल्स टाइप लिखे हुए होते हैं, हम उन चिन्हों को पढ़ ही नहीं पाते, जबकि वो उसके साउंड सिस्टम है, उसके फोनेम्स है, और हमें ये ध्यान में होने चाहिए। अभी तक तो नहीं, मान लीजिए आपका चयन हो जाए, आप टीचर बन जाए, कल को प्रमोशन लो, बड़ी क्लास पढ़ानी पड़े, कभी भी सिलेबस में वापस आ गया, तो अपने को ध्यान में तो होनी चाहिए क्या चीज़ है, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इंग्लिश में जो साउंड है, इंग्लिश में भी मात्राएं 20 प्रकार की हैं, जैसे हिंदी के अंदर वॉवल साउंड यानी मात्राओं को हम कह सकते हैं, स्वर को कह सकते हैं, 20 मात्राएं हैं, हिंदी में भी हैं उसी तरीके से जैसे हिंदी और इंग्लिश के अंदर चलती है। तो ये अपने मात्राओं के लिए, या हम जो उच्चारण करते हैं उनके चिन्हों के लिए हैं। उच्चारण चिन्हों के आधार पर स्वर 20 है, और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन जो है वो कितने हैं, 24। लिख दिया सभी ने, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है वर्णमाला के बाद का हिस्सा, जो है अपने पास में वर्ड, हिंदी में शब्द। वर्ड किसे वर्ड कहते हैं हम, वर्ड यानी शब्द क्या होता है, शब्द नर, किसका युग्म, वर्ण यानी छोटी इकाई, वर्णों को मिलाएंगे क्या बनेगा, शब्द बनेगा, लेकिन अर्थ निकलना चाहिए सार्थक। तो वर्ड की डेफिनेशन हुई मीनिंगफुल यानी सार्थक ग्रुप ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, वर्ड यानी शब्द कहलाएगा। अब जैसे वर्णों का सार्थक समूह क्या, भाई उसकी स्पेलिंग बननी चाहिए, कुल मिलाकर बात क्या है, स्पेलिंग बननी चाहिए। अब इंग्लिश में प्रॉब्लम यही आती है, एक वर्ड है, बोलने में तो सही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसको, स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग क्या होगी, PICK। ऊपर वाला शब्द राइट पढ़ें कि रिट पढ़ें, इसको राइट पढ़ेंगे। रिट की स्पेलिंग WRIT है,
कोर्ट में जो रिट लगती है ना, वो ये RIT नहीं है, ये रिट है। नीचे वाला भी राइट है, ये भी राइट है। अब जब ट आ गया तो लारे ई लगा हुआ रिकट जरूरत है, और बीच में GH क्यों गा लिया? तो इंग्लिश पढ़ना सीखे कैसे? इंग्लिश पढ़ना भी तो सीखना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है और कहीं ना कहीं तो सामने आएगी। हम उसको पूरी जिंदगी इग्नोर करके नहीं चल सकते। आपने मान लो निकाल दिया डेरा, लेकिन जिस तरीके से अंग्रेजी माध्यम का क्रेज बढ़ रहा है, कल थोड़ा टबरी है भाई, तो उन्होंने अंग्रेजी की किताब पढ़ी, समझावनी पड़ी नहीं समझावनी पड़ी, वे आई पापा होमवर्क कराओ, मम्मी वो सवाल की कर करना, हम मम्मी तो पढ़ना नहीं आ। तो कहने का मतलब इंग्लिश इमेज बिल्डिंग का खेल है। इमेज बिल्डिंग का मतलब इंग्लिश में हम, या जो भी टीचर अगर आपको हिंदी की वर्णमाला के आधार पर सिखाता है तो वो सिखाना संभव नहीं है। जैसे कोई कहे कि हिंदी की वर्णमाला की तरह इंग्लिश की वर्णमाला हम सीख लेते हैं, 12 खड़ी सीख लेते हैं, ये चेयर लेकर आगे आ जाओ बेटा दोनों ही, जैसे आया हिंदी में सिखाते हैं क, का, की, तो वो मात्राओं का ज्ञान होता है। इंग्लिश में कोई टीचर गए आपको ऐसी 12 खड़ी सिखाते हैं, के डबल ए का, KI की बड़ी वाली, तो वो हिंदी के वर्ड बनाने में काम की है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स बनाने में काम की नहीं। भाई आप उससे, जैसे मान लीजिए आपने क पढ़ा, क, अब उससे आप कपिल लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश के वर्ड नहीं लिख। कम लिखना हो तो क्या करोगे? सी आ गया, अपन सर 12 खड़ी में तो के ही कह क वास्ते, क्या करें? इंग्लिश में इमेज बिल्डिंग काम आती है। इमेज बिल्डिंग कैसे? जैसे किसी भी शब्द का उच्चारण लेना है, उसके सबसे छोटे टुकड़े को बोलना सीखो। मैंने आपको बताया ये वर्ड क्या होता है, इट है। इट में ये क्या लिख दिया मैंने, पी का उच्चारण प, वर्ड क्या बन गया? पाइट क्यों बना बेटा? इट था तो पिट बनेगा, इट था तो क्या बना? पिट। ये क्या बना? ये क्या बना? ये क्या बना? क्योंकि हमने किसके उच्चारण के साथ जोड़ा है? आई और टी के, इट। इसी तरीके से देखिए हमारे पास एक वर्ड है, छोटा वर्ड, ये तो पढ़ना आता ही आप, क्या बोलेंगे इसे? ऐड पढ़ेंगे। अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? और ये क्या बन गया? यानी हमें इमेज बिल्डिंग के आधार पर शब्दों का उच्चारण देखना है। यानी वैसा शब्द जो हमने पहले पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, उसका उच्चारण दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? इमेज बिल्डिंग का खेल हो जाएगा। इंग्लिश इमेज बिल्डिंग पर है। इंग्लिश हम उच्चारण के आधार पर या फिर हम ये कहें कि 12 खड़ी के आधार पर सीख नहीं पाएंगे। उसके लिए हम वैसा ही शब्द कहीं ध्यान में पहले होना चाहिए। अब जैसे हम देखें, ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, राइट, यानी GH आ जाए तो GH को बोलना, इसको राइट पढ़ेंगे। तो अब ऐसा कैसा अगर मैं ये शब्द लिख दूं और आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? हो गया। किससे सीखा? राइट के उच्चारण से। यानी ऐसा एक शब्द और वैसे आसपास के शब्द लाइए, इमेज बिल्डिंग करें। लंबा शब्द आ जाए तो लंबे शब्द में से निकालने की कोशिश करें, अपने आप पता चलेगा। जैसे एक शब्द आपने ये पढ़ा होगा, मून यानी चंद्रमा, मून यानी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? वो मून है तो ये टॉन क्यों टून होना चाहिए भाई, कुछ अलग है उसमें, बाकी तो ये टून। ये क्या बन गया? बून। ये क्या बन गया? नॉन या नून? नून बनेगा क्योंकि डबल है। तो यानी जैसा उच्चारण, इमेज, सबकी स्पेलिंग का सेटअप
एक जैसा है। तो एक शब्द दिमाग में अगर ध्यान में आएगा तो उसके जैसे शब्द का हम उच्चारण कर सकते हैं और इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए ये चीज़ बात की, ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ये चीज़ नहीं